सभी का HLB डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये केमिस्ट्री का अगला वीडियो है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है एल्किल फेनिल ईथर में एल्किल फेनिल ईथर में एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए तथा एनिसोल की निम्नलिखित अपक्रिया लिखिए। अब देखिए एल्किल फेनिल ईथर में, अब एल्किल फेनिल ईथर जब बेंजीन रिंग से हमारा एल्कॉक्सी ग्रुप जोड़ता है तो उसको हम एल्किल फेनिल ईथर कहते हैं। अब हमारा जो एल्कॉक्सी ग्रुप होता है OR, इस O के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रुप जब हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से जब हमारा जुड़ जाएगा एक H को हटा करके OR, तो यही हमारा कहलाएगा एल्किल फेनिल ईथर। ये एल्किल समूह है, ये फेनिल है और ये O ईथर है, तो एल्किल फेनिल ईथर। अब कह रहा है एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए। अब हमारा एल्किल फेनिल ईथर जो है, इसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो भी ग्रुप आएगा वो आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और जो ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग होते हैं वो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। इसलिए आने वाला ग्रुप आर्थो और पैरा पे जाएगा। तो इसके लिए क्रियाविधि देखना है, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया देखिए कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि हेतु इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि हेतु एल्किल फेनिल ईथर एल्किल फेनिल ईथर में OR समूह आर्थो व पैरा प्रतिस्थापी होता है, जिसकी क्रियाविधि निम्न है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है हमारी, इसका एक हाइड्रोजन एल्कॉक्सी समूह द्वारा जब प्रतिस्थापित करा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एल्किल फेनिल ईथर। अब एल्किल फेनिल ईथर में जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ये इसका एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेस्टी यहाँ पे चली जाती है।
जिसकी अनादि संरचना हमारी बन जाती है। अगला अनादि संरचना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी तो OR हो जाएगा, इसके ऊपर लोन पेयर बचेगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी होगी, इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाती है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अगली हमारी अनादि संरचना बनती है O डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर प्लस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसकी अब ये अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर जाने लगेंगे। तो इसकी अगली अनादि संरचना होगी, इसकी O एक लोन पेयर प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अगली इसकी अनादि संरचना होगी, इसकी अगली अनादि संरचना होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसकी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बचेगा O, इसके ऊपर फिर दो लोन पेयर आ जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी अनादि संरचनाओं से हमारा क्लियर है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो आर्थो स्टेज पे और पैरा स्टेज पे बढ़ रहा है। देखिए आर्थो स्टेज पे और पैरा स्टेज पे अगर हम देखें दूसरी संरचना और तीसरी संरचना, दूसरी तीसरी और चौथी संरचना से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो और पैरा स्टेज पर बढ़ता है। दूसरी यहाँ लिख देते हैं, दूसरी तीसरी तथा चौथी अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि बेंजीन स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो व पैरा स्थिति में बढ़ता है, आर्थो व पैरा स्थिति में बढ़ता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी की क्रिया आर्थो व पैरा स्थिति में होती है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया की क्रिया विधि। अब आगे कह रहा है कि
एनिसॉल की निम्नलिखित अपक्रियाएं लिखिए। अगर R को हम CH3 मान लें तो हमारा बेंजीन रिंग पे वो CH3 ग्रुप हो जाएगा जिसको हम एनिसॉल कहते हैं। अगर हम R को CH3 मान लें तो हमारा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ ग्रुप हमारा हो जाएगा OCH3 जो एनिसॉल के नाम से जाना जाता है, जो एनिसॉल के नाम से जाना जाता है। इस एनिसॉल की अपक्रिया उसकी हैलोजनन, फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रीकरण की क्रिया को व्यक्त करना है। तो आई होप क्रिया विधि आप समझ गए होंगे। तो इसकी प्रतिस्थापन अपक्रिया, एनिसॉल की प्रतिस्थापन क्रियाएं के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाह रहे हो तो लीजिए और नोट भी करते जाइए, कॉपी पेन सामने रखिए और नोट भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनिसॉल की ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देखना है, जिसमें पहला हमको देखना है हैलोजनन। अब देखिए, जब हैलोजन कराएंगे, जब हम एनिसॉल OCH3 पे हैलोजनीकरण कराते हैं, किसी हैलोजन की क्रिया कराते हैं, जैसे हमने Cl2 से क्रिया करा दिया, Cl2 की क्रिया हमने करा दिया सूर्य के प्रकाश में, तो हमारा क्लोरीन परमाणु आर्थो यहाँ से जो निकला हुआ जो Cl2 होगा, ये Cl2 हमारा Cl और Cl के बीच बंध टूट जाएगा। टूटने पर जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। जो हमारा प्लस वाला होता है यही हमारा इलेक्ट्रॉन अनुरागी होता है। यही इलेक्ट्रॉन अनुरागी हमारा बेंजीन रिंग पे आर्थो और पैरा स्टेज पे जुड़ेगा। तो देखिए, पहला हमारा इलेक्ट्रॉन अनुरागी OCH3 आर्थो स्टेज पे जुड़ जाता है CCl, और दूसरा हमारा पैरा स्टेज पे एक Cl जुड़ जाता है। जो ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग होते हैं वह ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। इस तरह से हमारा ये पैरा स्टेज पे भी Cl जुड़ जाएगा। ये होगा आर्थो क्लोरो एनिसॉल, ये होगा आर्थो क्लोरो एनिसॉल, ये होगा हमारा पैरा क्लोरो एनिसॉल, जिसमें हमारा ये मुख्य उत्पाद के रूप में होगा और ये हमारा देखा जाए तो अल्प उत्पाद के रूप में होगा, बनता है। तो ये हमारी हैलोजनीकरण की अपक्रिया है। फिर दूसरी हमें फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो है दिखानी है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी अपक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की होगी। अब देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमारी जो होती है एल्किल हैलाइड से होती है। तो OCH3 इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कर देते हैं। मान लीजिए सपोज क्रिया CH3 Cl हमने ले लिया। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमेशा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। जो कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग होगा वो होगा निर्जल AlCl3 के रूप में इसको हम प्रयोग करेंगे। तो ये भी यहाँ का जो CH3 है वो भी आर्थो और पैरा स्टेज पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी अपक्रिया हो जाएगी। ये हमारा हो गया OCH3। अब देखिए रिंग से निकलेगा यह 4 स्टेज का, क्योंकि ये भी हमारा जब CH3Cl जो होगा, CH3Cl जो होगा, इसके बीच का जो बांड होगा ब्रेक होगा तो Cl के इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर चला जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, इस पर कम होगा। यही इलेक्ट्रॉन दागी हमारा CH3 प्लस बेंजीन रिंग पे R स्टेज पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा, CH3 प्लस अगला भी हो जाएगा OCH3
OCH3 और ये पैरा स्टेज पे चला जाएगा CH3, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दो हमको मिल जाएंगे। ये हमारा पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, ये हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, ये हमारा अल्प उत्पाद के रूप में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण देखना है, तो नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रीकरण आई होप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नाइट्रीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं नाइट्रीकरण। अब हमारा नाइट्रीकरण क्या होगा? नाइट्रीकरण एनिसॉल का जब नाइट्रीकरण कराएंगे, एनिसॉल OCH3 नाइट्रीकरण कराते हैं तो क्रिया हमारी HNO3 से होती है। HNO3 कैटालिस्ट के रूप में हमारा H2SO4 या सांड H2SO4 प्रयोग में आता है। अब देखिए HNO3 जो हमारा होता है, तो नाइट्रीकरण में HNO3 से जो हम इलेक्ट्रॉन रागी प्राप्त करते हैं वो NO2+ होता है और OH- नाभिक रागी बनता है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन रागी NO2+ बेंजीन ग्रुप पे जुड़ता है आर्थो स्टेज पे। तो क्रिया विधि से क्लियर हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो और पैरा स्टेज पे बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो और पैरा स्टेज पे जुड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा, इस तरह से हमारा ये बन जाता है OCH3 आर्थो स्टेज पे हमारा जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन रागी NO2 और पैरा स्टेज पर भी हमारा जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। इस तरह से OCH3 और NO2। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ये हमारा बनेगा आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। और ये हमारा बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो आई होप समझ गए होंगे नाइट्रीकरण। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आभासी एकाअणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आभासी एकाअणुक अपक्रिया देखना है, तो हमारी आभासी एकाअणुक अपक्रिया, आभासी एकाअणुक अपक्रिया, तो वह अपक्रिया जिसमें उसकी कोटि 1 हो तथा आणविकता 1 से अधिक हो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो तथा आणविकता 1 से अधिक हो, तथा आणविकता 1 से अधिक हो, आणविकता 1 से अधिक हो, आभासी एकाअणुक अपक्रिया कहलाती है। आभासी एकाअणुक अपक्रिया कहलाती है।
लाती है। जैसे जैसे ग्लूकोज पर पानी की क्रिया करा दें, ग्लूकोज चीनी पर सारी चीनी C12H22O11 पर H2O की क्रिया कराते हैं तो हमारा एक अणु बनता है ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस दूसरा अणु बनता है फ्रक्टोज का C6H12O6। दूसरी अपक्रिया जैसे हमारी है CH3COO C2H5, इस पर भी पानी की क्रिया करा दें अगर H2O की तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH प्लस बन जाएगा C2H5OH। अब इन दोनों क्रियाओं में देखा जाए तो अपकारक अणुओं की संख्या 2 है, तो इसकी आणविकता तो 2 होगी लेकिन कोटि 1 होगी, क्योंकि जो पानी का अणु है उसके अपकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उपरोक्त अपक्रियाओं से स्पष्ट है। अब उपरोक्त अपक्रियाओं से स्पष्ट है कि इनकी आणविकता 2 है तथा इनकी कोटि 1 है। इनकी कोट 1 है क्योंकि इनमें H2O के अणु में सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यह अभिक्रियाएं एकाअणुक अपक्रियाएं दर्शाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आभासी एकअणुक अपक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण के द्वारा उसकी व्याख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेनसट समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए। अब हमारी देखिए दिया हुआ है, हमारी अपक्रिया दी हुई है, इस अपक्रिया के अगर हम सेल अपक्रिया लिखें पर नस समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए। क्योंकि सेल की नेनसट समीकरण लिखिए तो सेल अपक्रिया हमें दिखानी है, तो सेल अपक्रिया हमारी होगी सेल अपक्रिया हमारी हो जाएगी। अब देखिए Mg प्लस में ऑक्सीकरण होता है और Cu2 प्लस का Cu में हमारा अपचयन हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो सेल अपक्रिया बनेगी वो Mg प्लस Cu2 प्लस बराबर होगा Mg2 प्लस
हमारा Cu2 प्लस का सांद्रण दिया है, सांद्रण लिखते हैं Cu2 प्लस, सांद्रण हमारा दिया है 0.011 m ये दिया। अब क्रिया में सांद्रण की कोई जरूरत नहीं, केवल अब क्रिया हमें दिखाना है। तो ये हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा Mg का Mg प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Mg2 प्लस प्लस Cu का Cu में अपचयन हो रहा है, तो Cu ये हमारा हो जाएगा Cu2 प्लस Cu हो जाएगा। तो ये हमारी सेल अपक्रिया हो जाती है। अब इसमें कह रहा आता है निम्नलिखित समीकरण लिखे हम इसकी EMF की गणना कीजिए। तो ये सेल अपक्रिया हो गई। हमारी जो नष्ट समीकरण होती है वो देखिए, तो हमारा होता है ई सेल बराबर ई सेल बराबर हमारा होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n log वेस्टर्न एनोड का ऑक्सीडेशन बटे कैथोड का ऑक्सीडेशन, एनोड का सांद्रण बटे कैथोड का सांद्रण। तो ये हमारी निम्नलिखित समीकरण हो जाती है। अब इस निम्नलिखित समीकरण में हमको मान रख देना है। अब देखिए हम मान रख देते हैं, तो ई सेल ज्ञात करना है, तो इसका हम लिखेंगे ई नॉट कैथोड। ई सेल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.0591 अपान n देखिए हमारा Mg2 प्लस में हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और Cu2 प्लस का Cu में हमारा अपचयन होता है, इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो दोनों में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए n का मान हमारा 2 हो जाएगा। log वेस्टर्न एनोड पे हमारा देखिए, एनोड पे हमारा 0.001 बटे कैथोड के लिए 0.0001 हमारा सांद्रण हो जाएगा। अब हम मान को रख देते हैं, तो ई नॉट कैथोड, अब कैथोड के रूप में हमारा कापर है, कापर का हमारा अपचयन भी दिया हुआ है 0.34 माइनस, और फिर इसका अपचयन भी दिया हुआ है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2.37 माइनस 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 0.0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 पंची 10 log वेस्टर्न, ये दशमलव में यहाँ पर 2 अंक हैं, यह हमारा हो जाएगा log वेस्टर्न ये होता है एनोड पे हमारा कैथोड, ये कैथोड, ये जो सेल होगा ये राइट साइड सेल अपक्रिया होगी, सेल अपक्रिया ये हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लिख देते हैं 10 की पावर -2 यहाँ से, और यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 अंक हैं, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा 0.34 माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.37, ये -1 पावर बची, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगी, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो ये मान 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -0.0295। अब ये हमारा जुड़ जाएगा, ये जुड़ करके हमारा हो जाएगा
0.34 में हम ऐड कर देते हैं 2.37 तो 7 4 11 के 1 3 3 6 1 7 ये हो जाएगा 2.71 माइनस ये हमारा माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.0295 और ये मान तो हमारा यहाँ से 1 जाएगा 1 मिलेगा तो ये तो हमारा 1 होगा तो ये इतना हमारा घट जाएगा तो हमारा घट जाएगा 2 ये 0.00295 यहाँ 2 जीरो बढ़ा देते हैं तो 10 से 5 जाएगा हमारा 5 बचेगा 9 से 9 गया 0 बचेगा यहाँ पर ये चला गया है तो यहाँ आएगा 10 से 2 गया 8 बचेगा यहाँ पर हमारा 6 बचेगा 0.2 तो इस तरह से हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2.68 वोल्ट 2.68 वोल्ट ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नोट करते रहें, सवाल को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन होगा 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब देखिए जल और एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा n/n प्लस N। ये हमारा हो जाएगा। एथिल अल्कोहल हमारा सूत्र होता है C2H5OH, जिसके लिए 12 दूना 24, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46। जल हमारा H2O होता है, 2 + 16, इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। हमारा स्मॉल n विलेय के मोल होते हैं जो भार बटे अणुभार को व्यक्त करते हैं। कैपिटल N भी हमारा मोल होते हैं जो भार बटे अणुभार को व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अब विलेय के भार, विलेय के मोल, अब विलेय हमारा एथिल अल्कोहल मान लेते हैं विलेय है, तो एथिल अल्कोहल हमारा हो जाएगा 92 और इसका अणुभार हमारा होता है 46, तो हमारा 46 हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल के मोल हो जाएंगे, फिर एथिल अल्कोहल के मोल हो जाएंगे 46 प्लस जल के मोल हो जाएंगे। जल हमारा दिया है 72 ग्राम, तो ये हो जाएगा 72 बटे जल का अणुभार होता है 18। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 46 दूना 92, ये 46 दूना 92, 18 चौके 72, तो इस तरह से ऊपर हो जाएगा हमारा 2, नीचे हमारा हो जाएगा 2 धन 4, ये हो जाएगा 2, 4 2 6 हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 1/3, 2 करना 2 तिहाई 6। इस तरह से ये हमारा 1/3 को भाग करेंगे तो 0.333, ये हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हो जाएगा। अब हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज, हमें पता है कि विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज दोनों का मान 1 होता है, इसलिए विलायक अगर हमें निकालना है तो 1 से विलेय के मोल प्रभाज को हम घटा देते हैं तो हमें विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता है। इस तरह से ये विलायक का जल का मोल प्रभाज हमारा हो जाएगा 1 माइनस n के, तो 1 माइनस ये हम घटा देंगे 0.333, तो ये मान हमारा हो जाएगा। अब हम 1 से घटा देंगे 1.00 से घटा देंगे 0.333,
तो ये हमारा हो जाए 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ 9 से 3 गया 6, ये भी 6 बचेगा। तो इस तरह से ही हमारा मोल प्रवाह हो जाएगा 0.667। इस तरह से हमारा एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रवाह ज्ञात हो जाते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अपक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। या उसी क्वेश्चन को फिर पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट अपक्रिया के लिए 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी आधार का 2 गुना होता है। वही क्वेश्चन है, 2 तरीके दिया है। तो देखिए इसके लिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट अपक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अपक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो प्रथम कोट अपक्रिया हम जानते हैं कि प्रथम कोट अपक्रिया के बराबर, ये आंसर होगा इसका, के बराबर होता है 2.303/T। पहले हम अर्ध अपक्रिया के लिए निकाल तो टी हाफ लिख देते हैं, log base 10 A/A माइनस अर्ध अपक्रिया के लिए ये हमारा हो जाएगा A/2 के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303/T हाफ बराबर इंटू log base 10, और ये हमारा हो जाएगा A से A/2 घटेगा तो A/2 बचेगा, A से A कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303/T हाफ इंटू log 2 base 10। ये हमारी हो जाएगी अपक्रिया। अर्धायुकाल के लिए हमारा वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब हम 3/4 के लिए वेग स्थिरांक निकालते हैं। तो के बराबर ये हमारा हो जाएगा 2.303/T 3/4 के लिए, तो log base 10 A/A माइनस, अब यहाँ पर हम रख देते हैं 3/4 ए रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303/T 3/4 log base 10। तो ये हमारा बचेगा A। अब A से 3/4 घटेगा तो बचेगा A/4, A से A हमारा कट जाएगा तो हमारा बचेगा के बराबर हो जाएगा 2.303/T 3/4 log base 10, और ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं के बराबर 2.303 log 4 को हम 2 की पावर 2 लिख देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 2 के बराबर, 2 log 2/T 3/4। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। इस तरह से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर हमारा हो जाएगा 2.303। दोनों के लेफ्ट बराबर हैं इसलिए राइट बराबर होंगे, तो हमारा हो जाएगा 2.303/T हाफ इंटू log base 10 इंटू 2 बराबर 2.303/T 3/4 log base 10, 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू
log 2 बेस 10, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 2.303 दोनों तरफ से कट जाएगा, log 2 भी कट जाएगा। ये 3, ये t 3/4 पक्षांतित होकर के यहाँ आ जाएगा और ये हमारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 और ये उधर चला जाएगा, तो इस तरह से बचेगा हमारा 1/2। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है। यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें तथा इन क्वेश्चनों को अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।